नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से शुरू होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रोम पहुंचे। वे यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्षों के साथ संयुक्त बैठक और इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के व्यापक समाधान की आवश्यकता पर बल देगा। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने लखनऊ में भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत की। वे आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 30 सीटों के कल होने वाले उपचुनाव के सुचारू संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 104 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.19% हुई। आज अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस है। बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने दुर्गा पूजा के दौरान 6 जिलों में सांप्रदायिक हिंसा की हाल की घटनाओं की न्यायिक जांच के आदेश दिए। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में दोपहर बाद 3:30 बजे शारजाह में बांग्लादेश का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा और पाकिस्तान दुबई में शाम 7:30 बजे अफगानिस्तान से खेलेगा। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं कनकलता। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली की राजधानी रोम पहुंच गए हैं। इटली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और इटली में भारत के राजदूत ने श्री मोदी का स्वागत किया। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी ने श्री मोदी को कल से शुरू हो रहे 2 दिन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। शिखर सम्मेलन में G20 सदस्य देशों, यूरोपीय संघ और अन्य आमंत्रित देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। G20 शिखर सम्मेलन लोक, ग्रह और समृद्धि विषय पर केंद्रित होगा। शिखर सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, कोविड महामारी से निपटने में स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, अर्थव्यवस्थाओं की मजबूती, ऊर्जा, सतत विकास, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने जैसे मुद्दों पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। प्रधानमंत्री कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। आइए चलते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा का समाचार जानने के लिए रोम में हमारे संवाददाता दिवाकर के पास। दिवाकर, प्रधानमंत्री के आज के क्या-क्या कार्यक्रम हैं? जी कनक, प्रधानमंत्री आज यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष के साथ एक संयुक्त बैठक करेंगे और उसके बाद यहाँ रोम में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाने का उनका कार्यक्रम है। शाम में वे इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी के साथ बैठक करेंगे और इसके अलावा उनका कुछ समुदाय के सदस्यों के साथ भी मिलने का कार्यक्रम है। कल प्रधानमंत्री मोदी पोप फ्रांसिस से वेटिकन सिटी में मुलाकात करेंगे। जी कनक। दिवाकर, इस शिखर सम्मेलन में किन किन मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा होनी है और ये भी बताइए कि कोविड महामारी को देखते हुए शिखर सम्मेलन किस प्रकार से महत्वपूर्ण है?
कनक, इस बार G20 में आर्थिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे मुद्दे प्रमुखता से छाए रहेंगे। भारत G20 में कोविड महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन और प्रौद्योगिकी जैसे चीजों को समान और सस्ती रूप से उपलब्ध कराने की वकालत करता रहा है। इस महामारी के दौरान यह मंच एक वैश्विक आर्थिक सहयोग के एक प्रमुख समूह के रूप में उभरा है। भारत हमेशा से G20 का एक सक्रिय सदस्य रहा है और न केवल यह अपनी बल्कि अन्य विकासशील देशों की बात मजबूती के साथ रखता आया है। जी कनक। धन्यवाद दिवाकर इस जानकारी के लिए। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी जलवायु परिवर्तन पर विश्व के नेताओं के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ग्लासगो के लिए रवाना होंगे। सम्मेलन का उच्च स्तरीय सत्र अगले महीने की पहली और दूसरी तारीख को होगा। इसमें 120 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे। एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड के दृष्टिकोण के तहत ग्लोबल ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव का शुभारंभ होगा। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों के साथ द्वीप वाले देशों के लिए बुनियादी ढांचे की नई पहल शुरू करेंगे। इसका उद्देश्य ऐसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक गठबंधन बनाना है जो आपदाओं का सामना करने और इन देशों को होने वाले आर्थिक नुकसान को कम कर सके। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से इतर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सहित कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन को कम करने सहित जलवायु परिवर्तन संबंधित मुद्दों के व्यापक समाधान और हरित तथा समावेशी विकास के लिए स्थिर जीवन शैलियों की आवश्यकता पर बल देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारा देश एक राष्ट्र एक ग्रिड की योजना पर काम कर रहा है। इट इज एन ऑनर टू डेडिकेट द 450 किलोमीटर Kochi-Mangaluru natural gas pipeline to the nation. Crores of rupees would be invested in the oil and gas sector in this decade itself. Dedication of this Kochi-Mangaluru natural gas pipeline of GAIL is a part of our journey to move toward one nation, one gas grid. विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि G20 शिखर सम्मेलन लोग, ग्रह और समृद्धि विषय पर केंद्रित होगा। श्री श्रृंगला ने कहा कि G20 में भारत कोविड से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, आपूर्ति श्रृंखला और निर्माताओं के माध्यम से टीके, चिकित्सा विधान और निदान की एक समान और किफायती उपलब्धता का हिमायती रहा है। Italy's theme for its presidency is People, Planet, Prosperity. It actually comes from the 2030 UN Agenda for Sustainable Development. There are 5 Ps here, but Italy has chosen to retain the 3 Ps as being the theme for the G20 summit. And the focus of Italy is on recovery from the pandemic and strengthening global health governance, economic recovery and resilience, climate change and energy transition, and sustainable development and food security. India fully supports the priority areas chosen by Italy. G20 देशों का समूह वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता में सहयोग का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। 19 देशों और यूरोपीय संघ का ये अंतर सरकारी मंच है। प्रधानमंत्री मोदी 8वीं बार G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले वर्ष मार्च में कोविड महामारी जैसी असाधारण परिस्थितियों में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन और 12 अक्टूबर 2021 में अफगानिस्तान पर हुए शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया था। शिखर सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, कोविड महामारी से निपटने में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आपसी सहयोग, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि राज्य में उनकी पार्टी की सरकार ने घोषणा पत्र में किए गए लगभग 90% वादे पूरे कर लिए हैं। श्री शाह ने कहा कि आगामी चुनावों में भाजपा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस बार 300 सीटें पार करेगी। मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने जो सरकार चलाई, वो सरकार यूपी के हर गरीब गुरबे के लिए चली है, यूपी के युवा के लिए चली है, यूपी के महिला, दलित, पिछड़े और आदिवासियों के लिए चली है। मित्रों, ये परिवर्तन 2017 में आए, 2014 में परिवर्तन की शुरुआत हुई और 2019 में फिर से मोदी जी को हम सब ने प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाया। मैंने तीनों चुनावों को देखा है, हर चुनाव में हमने सदस्यता शुरू करी थी। आज भी 2022 के चुनाव का श्री गणेश सदस्यता अभियान से हम शुरू करें। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में राज्य में बदलाव की लहर आई है। इसमें सरकार लोगों के लिए काम कर रही है, न कि केवल एक परिवार या जाति के लिए। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि लखनऊ में अपनी एक दिन की यात्रा के दौरान श्री शाह आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति की रूपरेखा तैयार करने के लिए संगठन के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस कार्यक्रम के साथ ही प्रदेश में भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई। यह अभियान मेरा परिवार भाजपा परिवार के नाम से शुरू किया गया है और कोई भी एक निश्चित नंबर पर मिस कॉल देकर पार्टी का सदस्य बन सकता है। प्रदेश में भाजपा के इस वक्त 1,86,00,000 सदस्य हैं। इस अवसर पर विभिन्न जिलों के लिए सदस्यता अभियान से जुड़े LED वाहनों को भी अमित शाह ने रवाना किया। वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान लोकसभा क्षेत्रों के प्रभारी और संयोजक शामिल होंगे। अमित शाह इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय जाएंगे, जहां वो पार्टी के संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे। वो केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद श्री आदि शंकराचार्य की समाधि का लोकार्पण करेंगे और उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 2013 की बाढ़ के बाद समाधि का पुनर्निर्माण किया गया है। ये पूरा कार्य प्रधानमंत्री के निर्देशन में हुआ है। श्री मोदी सरस्वती आस्था पथ के निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। समाचार मिला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ बैठक की। बैठक में आर्थिक और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुजरात की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान आज दूसरे दिन भावनगर पहुंचे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत और राज्य के शिक्षा मंत्री जीतूभाई वघानी ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति तलगजरदा गांव गए, जहां संत मुरारी बापू ने उनका स्वागत किया। इस वक्त राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद तलगजरदा गांव में संत श्री मुरारी बापू के चित्रकूट आश्रम का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने आश्रम में चल रही विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी ली। आज शाम राष्ट्रपति श्री कोविंद भावनगर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए निर्मित आवास योजना लोगों को समर्पित करने वाले हैं। 1088 किफायती कीमत वाले यह आवासों का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 63 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। देश में 14 राज्यों की 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर कल होने वाले उपचुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोकसभा की मध्य प्रदेश में खंडवा, हिमाचल प्रदेश में मंडी और दादर और नागर हवेली सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। 14 राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। इसमें पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र शामिल हैं। असम में कल होने वाले 5 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। कुल 31 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सभी 1176 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। कोविड के मद्देनजर सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया गया है और वहां थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क भी उपलब्ध रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से शुरू होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रोम पहुंचे। प्रधानमंत्री ने यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्षों के साथ संयुक्त बैठक की। वो इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के व्यापक समाधान की आवश्यकता पर बल देगा। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने लखनऊ में भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत की। वो आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 30 सीटों के कल होने वाले उपचुनाव के सुचारू संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 104 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.19% हुई। आज अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस है। बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने दुर्गा पूजा के दौरान 6 जिलों में सांप्रदायिक हिंसा की हाल की घटनाओं की न्यायिक जांच के आदेश दिए। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में दोपहर बाद 3:30 बजे शारजाह में बांग्लादेश का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा और पाकिस्तान दुबई में शाम 7:30 बजे अफगानिस्तान से खेलेगा। भारत ने 100 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। पात्र आबादी के टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थानों की सदस्यता का लाभ उठाया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 104 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 74,33,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 13,198 कोविड रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.19% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 36 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 14,348 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने छठ पूजा के दौरान कोविड निर्देशों के पालन में लोगों की भागीदारी के लिए आज एक श्रव्य दृश्य गीत जारी किया। ये गीत प्रसिद्ध लोक तथा शास्त्रीय गायिका और पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा की प्रस्तुति है। इस वीडियो में सुश्री सिन्हा ने कोविड महामारी पर विजय पाने के लिए सभी से कोविड रोधी टीके की दोनों खुराक जल्द से जल्द लेने का अनुरोध किया है। कि कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। आइए हम सब मिलकर कोरोना अनुकूल व्यवहारों का पालन करते हुए जिम्मेदारी से त्योहार मनाएं। त्योहार भी और कोरोना उचित व्यवहार भी। और हाँ, जल्द से जल्द टीके के दोनों खुराक लेना न भूलें। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन आज सवेरे कोच्चि पहुंचे। हवाई अड्डे पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मत्स्य, पशुपालन और डेयरी विभाग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। श्री मुरुगन 3 दिन की यात्रा पर लक्षद्वीप जा रहे हैं, जहां वो विभिन्न कार्यक्रमों और विकास गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। रविवार को वो अगाती में राष्ट्रीय एकता दिवस और आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हुनर हाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी स्वावलंबन, वोकल फॉर लोकल, पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के आह्वान का विश्वसनीय मंच बन गया है। श्री नकवी आज दोपहर देहरादून में हुनर हाट के उद्घाटन अवसर को संबोधित कर रहे थे। बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने पिछले महीने 13 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के अंतिम दिन 6 जिलों में हुई हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। कल जारी आदेश में न्यायालय ने रंगपुर, कुमिल्ला, चट्टोग्राम, फैनी, चंदपुर और नोआखाली की न्यायिक मजिस्ट्रेट को सांप्रदायिक हिंसा की जांच करने और 60 दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमिन ने बताया कि इस घटना से जुड़े सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
2020 क्रिकेट विश्व कप में आज 3:30 बजे शारजाह में बांग्लादेश का मुकाबला वेस्टइंडीज से और शाम 7:30 बजे दुबई में पाकिस्तान का सामना अफगानिस्तान से होगा। आकाशवाणी से क्रिकेट मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस सिलसिले में सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर प्रसारित करता है। इसमें स्वाधीनता संग्राम के महत्वपूर्ण दिनों के बारे में बताया जाता है। आज सुनते हैं इस कार्यक्रम की 75वीं कड़ी। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। 29 अक्टूबर पुण्यतिथि है महान स्वाधीनता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय की। उनका निधन 85 वर्ष की उम्र में 29 अक्टूबर 1988 को मुंबई में हुआ था। लंदन यूनिवर्सिटी से समाज विज्ञान में डिप्लोमा करने के बाद वे भारत आ गईं। गांधीवादी आदर्शों और अहिंसा से अत्यधिक प्रेरित कमला देवी गांधीवादी संगठन सेवा दल में शामिल हो गईं। उन्होंने कांग्रेस के सदस्य के रूप में राष्ट्रवादी संघर्ष में नाम लिखाया। कमला देवी पर नमक कानून के उल्लंघन के आरोप लगाए गए और जेल भेज दिया गया। कमला देवी ने तब राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया जब कांग्रेस के ध्वज पर हाथापाई के दौरान उन्होंने झंडे को कसकर पकड़े रखा। इसके साथ ही वो भारत के बाहर भी राजनीतिक संपर्क बना रही थीं। कमला देवी 1936 में ऑल इंडिया वीमेन्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष बनी। वे महान लेखिका भी थीं, जिसकी शुरुआत 1929 में भारत में महिलाओं के अधिकारों पर लेखों के माध्यम से हुई थी। उनकी आखिरी पुस्तक स्वाधीनता के लिए भारतीय महिलाओं की जंग 1982 में प्रकाशित हुई थी। कमला देवी को भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा को पुनर्जीवित करने का श्रेय भी जाता है। उन्होंने हस्तशिल्प और सहकारी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कमला देवी को हथकरघा मां के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने नाटक, कला, थिएटर, संगीत और कठपुतली को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक राष्ट्रीय संस्थानों को बढ़ावा दिया। कमला देवी ने 1944 में इंडियन नेशनल थिएटर की स्थापना की, जिसे आज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नाम से जाना जाता है। उन्हें 1955 में पद्म भूषण और 1987 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। 29 अक्टूबर 1920 को देश के प्रमुख संस्थान जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई थी। हुए थे आके यही खैमाजन वो दीवाने, उठी थी सुन के जो आवाज़ें रहबराने वतन। औपनिवेशिक शासन के द्वारा या उसके समर्थन से संचालित सभी शिक्षा संस्थानों के बहिष्कार के गांधी जी के आह्वान पर ब्रिटिश समर्थक प्रवृत्ति का विरोध करते हुए राष्ट्रवादी शिक्षकों और विद्यार्थियों के समूह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छोड़ दी और जामिया इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी। जाने माने स्वाधीनता सेनानी और मुस्लिम धर्म विज्ञानी मौलाना महमूद हसन ने 29 अक्टूबर 1920 को शुक्रवार के दिन अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद रखी। उसी दिन संस्थापक समिति ने दिल्ली के डॉक्टर अंसारी, बंगाल और बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और अन्य प्रमुख सदस्यों के साथ बैठक की। 22 नवंबर 1920 को हकीम अजमल खान को जामिया का पहला चांसलर चुना गया। मोहम्मद अली जौहर उसके पहले वाइस चांसलर बने।
जामिया ने बारडोली प्रस्ताव में भागीदारी की और स्वयं सेवकों को भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और देश भर में भेजा। औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने जल्दी ही संस्थान के अनेक शिक्षकों और विद्यार्थियों को जेल भेज दिया। 1924 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने खिलाफत के खत्म होने की घोषणा की। इसी समय हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और बटदुल मजीद ख्वाजा ने 1925 में जामिया को अलीगढ़ से नई दिल्ली के करोल बाग लाने के गांधी जी के सुझाव का समर्थन किया। गांधी जी ने ये कहते हुए जामिया का नैतिक साहस बढ़ाया था कि जामिया को चलते रहना होगा। 1 मार्च 1935 को दक्षिणी दिल्ली के बाहरी इलाके के ओखला गांव में इसकी आधारशिला रखी गई। 1936 में जामिया के सभी संस्थान नए परिसर में स्थानांतरित कर दिए गए। 1988 में संसद द्वारा बनाए गए विशेष अधिनियम के जरिए जामिया मिलिया इस्लामिया को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में उत्साह का संचार किया था। आजादी के तराने परिक्रमा कार्यक्रम में आज शाम 4:45 पर प्रसारित किया जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। आज अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन इंटरनेट से पूर्व इस्तेमाल किए जाने वाले ARPANET के माध्यम से 29 अक्टूबर 1969 को 2 कंप्यूटरों के बीच भेजे गए पहले संदेश की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली और मुंबई में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा, जबकि चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, गिलगित, लेह और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से शुरू होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रोम पहुंचे। प्रधानमंत्री ने यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्षों के साथ संयुक्त बैठक की। वे इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के व्यापक समाधान की आवश्यकता पर बल देगा। केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने लखनऊ में भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत की। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 30 सीटों के कल होने वाले उपचुनाव के सुचारू संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 104 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।